तो आज हम 11th का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट फाइव। इसका मतलब हमें एक सेट दे रखा है, एम्प्टी सेट, और हमें पूछा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। पावर सेट का मतलब है उस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे कि यदि किसी सेट में हमारे एक्स एलिमेंट हों तो उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 to the power x। और इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 to the power x। यहाँ पर x का वैल्यू मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, केवल कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है तो 0। सो 2 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन डजेंट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूनियन ऑफ सेट्स, तो ए यूनियन बी हमें पता है बी यूनियन ए के इक्वल होता है, तो इसमें तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ऑप्शन सी में बोला है डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम नहीं होते। जैसे मान लो ये सेट ए है हमारा, ये वाला सेट बी है। अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, जबकि बी माइनस ए ये वाला पार्ट बचेगा। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें एक रिलेशन दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। रिलेशन किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन की फॉर्म में। तो उसकी हमें डेफिनेशन दी है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8। और किसके ऊपर डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। इसका मतलब हुआ हमारे x और y जो हैं वो दोनों किसके एलिमेंट होंगे, n के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब x और y दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब x भी तुम्हारा नेचुरल नंबर हो, y भी तुम्हारा नेचुरल नंबर हो, और कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बना पाओगे, x का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो y का वैल्यू तुम्हें मिलेगा यहाँ से 3। अगर x का वैल्यू 4 ले लेते हो तो y का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो मिलेगा 2। और x का वैल्यू अगर 6 लेते हो तो y का वैल्यू मिलेगा 1। इसके अलावा x और y की और कोई वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब हमारा रिलेशन किस फॉर्म में था, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकेंड एलिमेंट y। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2, 3। सेकेंड ऐसे बन जाएगा 4, 2 एंड नेक्स्ट 6, 1। तो केवल 3 ही ऑर्डर्ड पेयर मिले। अब रिलेशन का डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है जो हमारे रिलेशन के ये ऑर्डर्ड पेयर बने इनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 2, 4 एंड 6। अभी हमें डोमेन नहीं पूछा है, अभी हमें पूछा है इसके अंदर कि रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब होता है जो सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो। तो सेकंड एलिमेंट्स कौन सा है, 3, 2 एंड 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, और दे रखा है एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक्स 0 नहीं है तो क्या पॉसिबल है, या तो एक्स पॉजिटिव है या फिर एक्स नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव होता है तो हमें पता है मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू वापस से क्या आती है, एक्स ही आती है। और जब एक्स नेगेटिव हो तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एक्स। अब इस फर्स्ट केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि डिवाइड में हमारा मॉड एक्स है, और मॉड एक्स का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या होने वाला है, केवल एक्स। एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, 1। सेकेंड केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, लेकिन मॉड एक्स को क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल होकर क्या बनेगा, -1। तो एफ एक्स की वैल्यू मिल क्या रही है हमें, +1 एंड -1 मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन की हमें केवल दो ही वैल्यू मिली, -1 और 1। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा,
-1, क्योंकि रेंज का मतलब होता है जो वैल्यू हमें एक्चुअल में लास्ट में मिलती है, वो फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, cos 75। तो cos 75 को कोई दो एंगल में ब्रेक करो जिसका हम जानते हैं वैल्यू, तो 45 + 30 हो जाएगा। यहाँ पे cos a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बनेगा cos 45 cos 30 माइनस sin 45 एंड sin 30। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2 एंड sin 30 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 -1/2√2, इट मीन्स √3 - 1/2√2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में बोला है द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हमें फाइंड करना है, हुज आर्क ऑफ लेंथ इज 15 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है हमें कितना? 15 पाई सेंटीमीटर। मेक्स एन एंगल ऑफ 3 पाई/4 रेडियन एट द सेंटर। सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 3 पाई/4 रेडियन, और हमें किसका वैल्यू पूछा है? रेडियस का। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, एंगल इक्वल्स टू आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा? L/थीटा। इट मीन्स L का वैल्यू हो गया 15 पाई और थीटा का वैल्यू हो गया 3 पाई/4। सो 15 पाई/3 पाई और इंटू में आ गया 4। पाई से पाई कैंसिल, 3 15 को कैंसिल कर देगा 5 टाइम्स, सो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है NC12 इज इक्वल्स टू NC8। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे कॉम्बिनेशन में कि इफ़ NCX इक्वल्स टू NCY, तो यहाँ दो केस पॉसिबल होते हैं कि या तो x और y दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में 12 और 8, ये दोनों तो इक्वल है नहीं। इसका मतलब 12 + 8 का सम किसके इक्वल होगा? n के इक्वल। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में हमें गिवन है mod x - 1 ग्रेटर देन 5, ठीक है, और हमें x का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। अब देखो, मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि x का मोड जो है 5 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? यहाँ पे x का वैल्यू पॉसिबल या तो +5 हो, या फिर x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? -5 हो। इसका मतलब अगर mod x इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब x क्या हुआ फिर? +-5 हुआ। तो mod x - 1 अगर हमारा ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब या तो x - 1 की वैल्यू 5 से बड़ी है, या फिर -x - 1 की वैल्यू 5 से बड़ी है। फर्स्ट वाले केस को सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, -1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 6। सेकेंड वाले केस को सिंप्लीफाई करो, -x + 1 ग्रेटर देन 5, सो -x ग्रेटर देन 5 - 1, -x ग्रेटर देन 4। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन चेंज करोगे सारे, तो x लेस देन -4। x लेस देन -4 को कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू -∞, -4। और x ग्रेटर देन 6 को कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 6, ∞, नंबर लाइन पर देख के। इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? -∞, -4 यूनियन 6, ∞। या फिर इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R -4, 6। तो अभी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, विथ ऑफ नहीं है, विथ और है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड साइकिल। तो साइकिल एक वर्ड दे रखा है, टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर हैं। तो टोटल वर्ड्स जो हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, वो कितने बनेंगे? 5p5, क्योंकि सारे लेटर्स को यूज करना है हमें।
सो टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 5p5, या फिर जिसको मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5। डिवाइड में क्या आता है, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है, तो c 2 बार रिपीट होता है, डिवाइड में क्या आएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पता है 120, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, डिवाइड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 60। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। इन अ जीपी m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स रिस्पेक्टिवली p एंड q, कह रहा है कि m प्लस nth टर्म जो है वो तो है p। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर हमें rth टर्म अगर निकालनी होती है तब क्या लिखते हैं, या फिर nth टर्म हम नॉर्मल करते हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो a टू द पावर n माइनस वन इंटू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, इसको हम क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट कॉमन रेशो जो है आर ही लेंगे वही चीज़। तो अभी हमें दे रखा है कि हमारा m प्लस nth टर्म जो है वो कितना है p है। तो इसको हम अगर चेंज करें a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस वन इज इक्वल्स टू p। सिमिलरली हमें दे रखा है m माइनस nth टर्म जो है वो है हमारा q। इट मीन्स a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर m माइनस n माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू q। दोनों इक्वेशन को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो। a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू ए इंटू आर टू द पावर m माइनस एन माइनस वन, इक्वल में आर एच एस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ए की पावर वन, ए की पावर वन, टोटल पावर कितनी हो गई ए स्क्वायर। आर की पावर को भी प्लस कर दो, सो m प्लस एन माइनस वन प्लस m माइनस एन माइनस वन इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये बन गया ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर, देखो प्लस एन और माइनस एन कैंसिल, तो m प्लस एम हो जाएगा 2m और माइनस वन हो जाएगा माइनस टू। यहाँ से बन गया ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 2 इंटू एम माइनस वन इक्वल टू पी क्यू। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये आर है सॉरी, 2 इंटू एम माइनस वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर वाला 2 हट जाएगा, सो ए इंटू आर टू द पावर m माइनस वन इक्वल्स टू रूट पी क्यू। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास में, mth टर्म का वैल्यू आ गया। तो mth टर्म कितना हो गया, रूट ऑफ पी क्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th देखो, 11th में हमें एक लाइन दिया है x प्लस के प्लस वन वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अगर इसकी हमें स्लोप निकालनी हो, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के लिए इक्वेशन को चेंज करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, यानी एक तरफ y अकेला होना चाहिए और दूसरी तरफ जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। तो इसको अगर चेंज करें k प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ से y इक्वल्स टू बनेगा माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू में x और माइनस वन अपॉन के प्लस वन, यानी स्लोप कितनी मिल गई हमें, माइनस वन अपॉन के प्लस वन, जो x का कोफिशिएंट है। दूसरा लाइन दिया है 2x प्लस के स्क्वायर वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको भी चेंज करो, सो के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वन, तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस टू अपॉन के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में वन अपॉन के स्क्वायर। तो इस बार स्लोप कितनी मिल जाएगी, माइनस टू अपॉन के स्क्वायर। हमें बोला है दे कट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल का मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है m1 m2 इक्वल्स टू माइनस वन। m1 की वैल्यू पुट किए माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू में m2 का वैल्यू माइनस टू अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। तो वन इंटू टू हो गया ऊपर में टू, माइनस का साइन इधर लगा दो और के प्लस वन इंटू के स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस टू इक्वल्स टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर। तो
यहाँ से हमें मिल जाएगा के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जो ऑप्शन है उसमें देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी, के इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो। 1 के इक्वल्स टू अगर 1 पुट करोगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, 1 + 1 + 2 इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड के इक्वल्स टू अगर 1/2 पुट करते हो तब भी 0 नहीं आएगा क्योंकि सारे तो पॉजिटिव ही रह जाएंगे। 1/8 + 1/4 + 2, 0 तो नहीं आएगा। थर्ड केस के इक्वल्स टू -1 दिया है ऑप्शन सी में, ये पुट करके देखो, -1 की पावर क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस में -1 होल स्क्वायर +1 + 2, तो ये भी हमें +2 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फिक्स है, E = 1। तो यहाँ पर बस ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पैराबोला का इक्वेशन दिया है, उसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 3 वर्टाइसेज ऑफ पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर। एक पैरेललोग्राम बना लो, इसके 3 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। जैसे एक वर्टेक्स दिया है -1, -6, दूसरा वर्टेक्स दिया है 2, -5, तीसरा वर्टेक्स सी हमें दे रखा है 7, 2, और चौथा हमें गिवन नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि x, y है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो दोनों डायगोनल होते हैं उनका मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। इसका मतलब AC का मिड पॉइंट निकाल लो और बाद में BD का निकाल लो, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अब मिड पॉइंट ऑफ AC निकालो पहले, क्योंकि उसके दोनों वर्टेक्स हैं हमारे पास। मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे आएगा, x1 + x2/2, सो -1 + 7/2, और y1 + y2/2, तो ये तो बन गया -1 + 7 6/2 3, -6 + 2 -4/2 -2। अब यही वाला मिड पॉइंट किसका भी है, यही सेम मिड पॉइंट आना चाहिए किसका, BD का। लेकिन BD के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 + x2, सो x + 2/2 एंड y -5/2, और किसके इक्वल आना चाहिए, 3, -2 के इक्वल। अलग अलग इक्वल रख दो, x + 2/2 = 3, y -5/2 = -2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 4, y की वैल्यू आ जाएगी -4 + 5 + 1। इसका मतलब हमारा पॉइंट डी क्या हो गया, 4, 5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y = 1/x और इसका डेरिवेटिव हमें पूछा है, तो इसका मैंने कहा था हमेशा याद रखा करो -1/x²। अगर नहीं होता है तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि d/dx ऑफ 1/x है, मतलब x की पावर कितनी है, -1, पावर बाहर आ गया और ऊपर में एक पावर क्या हो जाएगा, -1 -1, एक पावर लेस हो जाती है, सो -1 × x⁻² -2, तो उसी को लिख सकते हैं -1/x²। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो dy/dx = -1/x²। इसके लिए बताया भी था d/dx ऑफ अगर 1/x³ निकालना हुआ तब क्या होगा, -3/x⁻⁴। जो भी पावर लगा है वो नेगेटिव के साथ में डिवाइड में एक पावर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x - 1/x = a। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे तो हमारे सिलेबस में था नहीं, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, e⁻ax - 1/x, और इसका अगर लिमिट दे रखा हो, लिमिट x टेंड्स टू a या फिर x टेंड्स टू 0 सॉरी, तो इसका आंसर a होता है। या फिर a तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर हम b ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, b आएगा। मतलब जो भी e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई होगा b, वो इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसको अभी इससे कंपेयर करके देखो, तो b की जगह पे अभी कितना लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2, इक्वल में है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
16 में बोला इफ़ वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 10, कि अभी वेरिएंस कितना है उसका 10 है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखते हैं, वेरिएंस इक्वल्स टू, और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। अब बोला है इफ़ ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाई 3, ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाई 3, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता कितना है इसका, अभी √10 होता। ऑब्जर्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेरिएंस जो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी नया वेरिएंस हमारा मिलेगा 9 इंटू 10 डेट इज़ 90। यही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, 3√10। तो ये ध्यान में रखो। मान लो कि तुम्हारा वेरिएंस तुम्हें कभी दे रखा है 4, तुम्हें कहीं ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेरिएंस बनेगा तुम्हारा वो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर चाहिए, एक्चुअल में अगर 2 है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 से मल्टीप्लाई होकर नया 10 मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर नया वेरिएंस देता है। तो अभी हमें नया वेरिएंस कितना मिल जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 17, ये तो एक्सरसाइज का ही है। अ डाइस हैज़ 2 फेसेस विथ नंबर 1, एक डाइस पे 2 फेस पे तो क्या लिखा है, 2 फेस पे तो लिखा है उस पर 1, 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2, 3 फेस के ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है, और एक जो फेस बच गया उसके ऊपर लिखा है 3। तो क्योंकि 2 फेस पे 1 है, एक फेस का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 2 का कितना हो गया, 2/6। ऐसे 3 फेसेस पे 2 लिखा है, तो 2 का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 3/6, और ऐसे 3 का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/6। हमें पूछा है हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3/6, इट मीन्स 1/2। तो इसने 3/6 ही लिखा है, सिंप्लीफाई भी नहीं किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इवेंट ई रिप्रेजेंट्स अपियरिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ई का मतलब क्या है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो ई का प्रोबेबिलिटी, डाइस के ऊपर 4 या उससे छोटे नंबर कितने होते हैं, 4 ही होते, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/6, 1 2 3 4, इसका मतलब 2/3। हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 - 2/3, दैट इज 1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसके बाद 19 में दिया है अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू sin² x प्लस आयोटा इंटू कॉस 2x माइनस 1 माइनस 2 sin² x। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस 2 sin² x किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का ही फॉर्मूला होता है। तो देखो cos 2x के कैंसिल होके क्या बन गया, 0। तो हमें क्या मिला, केवल sin² x, यानी इमेजिनरी पार्ट तो क्या हो गया इसका, 0 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये नंबर क्या हो गया, ये तो रियल नंबर बन गया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें। हमें बोला है इट इज़ प्योरली ए रियल नंबर, सही है, ट्रू। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, दोनों ट्रू है। तो असर्शन का रीजन भी करेक्ट दे रखा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे हम, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन